22 सितंबर 1979 अंतरिक्ष में तैनात एक सैटेलाइट के सेंसर्स अचानक कांप उठे। फ्लोरिडा के पैट्रिक एयरफोर्स बेस में अलार्म बजा। ये वो अलार्म था जिसे सुन लोग मजाक करना बंद कर देते थे। साइंटिस्ट भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचे। स्क्रीन्स ऑन हुई, सैटेलाइट डेटा डाउनलोड हुआ, ग्राफ्स सामने आए और फिर जैसे जैसे वो लाइंस उभरी, कमरे में बैठा हर इंसान चुप होता चला गया। उस पल रूम में बैठे हर इंसान को पता था कुछ बहुत गलत हो चुका है, कोई बड़ा स्यापा पड़ चुका है। अमेरिका ने दूसरे सैटेलाइट से डेटा मैच किया, फिर एक लोकेशन सामने निकल कर आई और वो लोकेशन थी जिसकी गूंज अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, यही नहीं चाइना भी इस रहस्यमय सिग्नल को सुन एक बार के लिए पगला गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज की वीडियो खत्म होते होते कुछ सेकंड्स तक आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि आप बैठे कहां हो। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक के बाद एक करके अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी, जिन्हें नाम दिया गया वेला सैटेलाइट्स। इनका मिशन सिंपल नहीं, खौफनाक था। उनका सिर्फ एक ही काम था, They had just one job, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की उस डरावनी फ्लिकर फ्लैश को डिटेक्ट करना। वो फ्लैश जो सिर्फ तभी पैदा होती है जब एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट किया जाता है। सन 1963 से 70 के बीच लगातार ऐसे 12 हाईली स्पेशलाइज्ड वेलर सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, which seemed a little excessive। लेकिन असल में ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूमते हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। इनका काम था 1963 की पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को एनफोर्स करना। 1963 की इस ट्रीटी के तहत अंडर वाटर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस तीनों जगह न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लग चुका था। देखिए मतलब साफ था, अगर धरती के किसी भी कोने में कोई भी कंट्री चुपके से एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर टेस्ट करती तो इनमें से कोई ना कोई वेला सैटेलाइट उस एक्सप्लोजन फ्लैश को आसानी से पकड़ लेती, जिससे अमेरिका को इस बारे में मिनटों में पता चल जाता और फिर अमेरिका के फाइटर जेट्स तुरंत उस देश को नक्शे से मिटा देते। एटलीस्ट थ्योरी तो यही थी, लेकिन फिर जिसका डर था वही हुआ। 22 सितंबर 1979 उस रात वेला 6911 सैटेलाइट के सेंसर्स अचानक एक्टिवेट हो गए। उसने वही सिग्नल पकड़ा जिसके लिए उसे बनाया गया था। नो एरर, नो ग्लिच, नो कंफ्यूजन। उस सैटेलाइट ने बिना कोई गलती किए डबल फ्लैश को डिटेक्ट किया। किसी चीज ने अर्थ पर 2 बार चमक छोड़ी और वो चमक, वो लाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि सैटेलाइट के सेंसर एक बार के लिए लिटरली ब्लाइंड हो गए। एक फ्लैश, फिर उसके ठीक बाद दूसरी फ्लैश। किसी ने अचानक अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीचों बीच खुले समंदर में न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट कर दिया। द ओनली प्रॉब्लम वाज नोबडी शुड हैव बीन टेस्टिंग अ न्यूक्लियर डिवाइस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, खासकर तब जब इस तरह के इल्लीगल टेस्ट पर दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने बैन लगाया हो। खैर, मैं तो ये सोच रहा हूं जिस देश ने भी यह किया होगा उसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से। इस टेस्ट को करने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए था, इतनी ज्यादा हिम्मत। आखिर कौन था वह देश? इतनी बड़ी ट्रीटी को तोड़ने के लिए या तो एक्सट्रीम पावर चाहिए या एक्सट्रीम मैडनेस, पागलपन। सिंपल भाषा में कहें तो यह था दुनिया का सबसे बड़ा इल्लीगल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे किया किसने? No one knows। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि उस रात वेला 6911 सैटेलाइट ने जो डबल फ्लैश डिटेक्ट किया, क्या वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था भी या वो कुछ और ही था? क्योंकि अगर अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीचों बीच समंदर में कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ भी होता तो किसी डॉक्यूमेंट, किसी रिपोर्ट्स, किसी आर्काइव में उसका जिक्र जरूर होना चाहिए था, है ना? राइट? लेकिन नहीं, किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इस टेस्ट का नाम तक नहीं मिलता। पर उस दिन कुछ हुआ तो जरूर था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक। उस दिन इतनी बड़ी घटना हुई। वेला सैटेलाइट ने उस न्यूक्लियर फ्लैश को डिटेक्ट भी किया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यह तक नहीं पता चला कि यह किया किसने। कुछ भी नहीं पता था, या फिर पता था? दिस इज द मिस्टीरियस एंड डीपली कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ द वेला
डबल फ्लैश इंसिडेंट। देखिए, दुनिया को शुरू से यह लगता आया है कि परमाणु धमाका मतलब तेज आवाज, एक भयानक एक्सप्लोजन, आसमां हिलता हुआ, जमीन कांपती हुई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे खतरनाक परमाणु धमाके वो होते हैं जिनमें कोई आवाज नहीं होती, जिसे कोई सुनता ही नहीं या कोई सुन ही नहीं पाता, बस हवा बदल जाती है। सन 1963 दुनिया के ताकतवर देशों ने एक समझौता किया, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। कागजों में लिखा गया, अब कोई भी देश खुले वातावरण में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ना हवा में, ना समंदर में और ना ही स्पेस में, क्योंकि खुले में हुआ परमाणु विस्फोट सिर्फ उस पल नहीं मारता, वो आने वाले दशकों तक जहर बनकर सांसों में उतरता रहता है। यह रेडिएशन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो शरीर में घुसता है तो अंदर ही अंदर सब कुछ बदल डालता है, सब कुछ तोड़ देता है। सब इससे वाकिफ थे, तो दुनिया ने कहा बस अब बहुत हुआ, चलो अब ट्रीटी साइन करते हैं। लेकिन भरोसा घंटा किसी पर नहीं था। कागजों पर किए गए भरोसे अक्सर टूटते हैं, इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में वेला सैटेलाइट्स भेजे। ये सैटेलाइट्स कोई मशीन नहीं थी, ये अर्थ के ऑर्बिट में तैरती हुई निगरानी करने वाली आंखें थी, जो दिन रात सिर्फ एक ही चीज तलाशती थी, न्यूक्लियर फ्लैशेस, यानी परमाणु रोशनियां। देखिए, इन सैटेलाइट्स में लगे सेंसर्स इतने सेंसिटिव थे कि अगर धरती पर कहीं सूरज की नकल करने की कोशिश होती तो ये उसे तुरंत पकड़ लेते। इनसे छुपना नामुमकिन था। दिन गुजरते गए, रात बीतती गई, फिर कुछ सालों बाद आती है वो तारीख। और हाँ, ये वो तारीख थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 22 सितंबर 1979। रात गहरी थी, समंदर काला और शांत, आसमान ऐसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। कोई जहाज नहीं और कोई विमान नहीं। और ठीक रात के 12:53 पर अंतरिक्ष में तैनात एक वेला सैटेलाइट के सेंसर्स अचानक कांप उठे। फ्लोरिडा के पैट्रिक एयरफोर्स बेस में अलार्म बजा, एक ऐसा अलार्म जो कभी अभ्यास के लिए नहीं बजता। ये वो अलार्म था जिसे सुन लोग मजाक करना बंद कर देते थे। साइंटिस्ट भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचे, स्क्रीन्स ऑन हुई, सैटेलाइट डेटा डाउनलोड हुआ, ग्राफ सामने आए, और फिर जैसे जैसे वो लाइंस उभरी, कमरे में बैठा हर इंसान चुप होता चला गया। उस ग्राफ में 2 फ्लैशेस थी। पहली फ्लैश इतनी तेज थी कि मानो किसी ने सूरज को पल भर के लिए धरती के पास खींच लिया, जिससे कुछ सेंसर्स कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए ब्लाइंड हो गए। फिर दूसरी फ्लैश कुछ मिलीसेकंड्स के बाद आई, लंबी, भारी और डरावनी। ये वही पैटर्न था जो सिर्फ एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन छोड़ता है। ये कोई लाइटनिंग या बिजली नहीं हुई थी, और ना ही ये कोई मिटियोर था। ये वो रोशनी थी जो तब पैदा होती है जब कोई इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है। उस पल रूम में बैठे हर इंसान को पता था कुछ बहुत गलत हो चुका है, कोई बड़ा स्यापा पड़ चुका है। अमेरिका ने दूसरे सैटेलाइट से डेटा मैच किया, ग्राउंड बेस्ड लिसनिंग स्टेशन से सिग्नल क्रॉस चेक किए, ट्रायंगुलेशन किया गया, फिर एक लोकेशन सामने निकल कर आई, और वो लोकेशन थी सदर्न इंडियन ओशन। इसे थोड़ा और जूम करें तो क्रूजट आइलैंड्स और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स के बीच समंदर का वो हिस्सा जहां इंसानी आवाज तक नहीं पहुंचती, जहां अगर किसी की मौत हुई तो सिर्फ पानी जानता है। Claims enough to trigger new suspicion that someone conducted a secret nuclear test recently. South Africa is suspected of conducting a secret atomic weapons test, but it's also possible that other countries, such as India, could have been responsible. देखिए, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। बाद में उनकी डायरी पब्लिक हुई जिसमें एक लाइन में लिखा हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट शायद समुद्री जहाज में किया गया हो सकता है। Tonight, it appears another nation has joined the nuclear club. United States intelligence has gathered evidence that the South African government has exploded a nuclear bomb within the past month. एक जहाज खुले समंदर में और परमाणु विस्फोट। अब एक सवाल उठा,
क्या वो सैटेलाइट गलत हो सकती थी? देखिए, वेला सैटेलाइट्स में लगे थे बैंग मीटर्स। ये सेंसर्स सिर्फ एक चीज के लिए बने थे, एक्सट्रीम लाइट डिटेक्शन। और वही परमाणु विस्फोट की रोशनी प्रकृति की किसी भी और घटना से बिल्कुल अलग होती है, जो आसानी से पकड़ में आ जाती है। जब परमाणु बम फटता है तो पहले एक अंधी चमक होती है, फिर फायरबॉल के ठंडा होने पर दूसरी। ये दो फ्लैशेस परमाणु विस्फोट का डेथ सिग्नेचर होती है। वेला प्रोग्राम में इससे पहले 41 बार ऐसा हुआ था और 41 के 41 केसेस न्यूक्लियर टेस्ट निकले थे, यानी वो सैटेलाइट हर बार सही थी, एक भी बार गलती नहीं थी। इस बार भी सिर्फ बैंग मीटर्स ही नहीं जागे थे, गामा रेस डिटेक्टर्स एक्टिवेट हुए, न्यूट्रॉन सेंसर्स स्पाइक करने लगे, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट्स ओवरलोड हो गए, सब एक साथ एक्टिवेट हुए थे। बाद में एटमॉस्फेयर में आयोडीन 131 मिला, एक ऐसा रेडियो एक्टिव निशान जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो सिर्फ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद निकलता है। यह कोई अंदाजा नहीं था, यह एविडेंस था। Did they or didn't they? Well, one radiation monitoring authority in New Zealand today said there's evidence the country is receiving a fresh dose of radioactive fallout. जहां ये एक्सप्लोजन हुआ था वहां दो आइलैंड थे, एक था फ्रांस के अंडर और दूसरा साउथ अफ्रीका के अंडर। अब सवाल ये नहीं था धमाका हुआ या नहीं, सवाल तो ये था कि किया किसने हिम्मत की। क्या वो फ्रांस था? लेकिन फ्रांस के पास तो ऑलरेडी मरुआ अटोल में लीगल अंडरग्राउंड टेस्टिंग साइट थी, जिसके बारे में अमेरिका को भी पहले से पता था। The French insisted there would be no danger of radiation increase. और अगर फ्रांस ऐसा कुछ करता भी तो वो अमेरिका को बताता जरूर। और वैसे भी उस इलाके में उस दिन सस्पिशियस फ्रेंच नेवल मूवमेंट भी नहीं दिखी। अब फ्रांस तो धीरे धीरे शक के घेरे से बाहर आ गया। अब पीछे बचा साउथ अफ्रीका। देखिए, 1979 में साउथ अफ्रीका अपार्थाइड रिजीम के अंडर था। अंगोला में युद्ध चल रहा था। क्यूबा के 36,000 सैनिक नामीबिया बॉर्डर के पास तैनात थे, जिससे साउथ अफ्रीका को डर था। और डरा हुआ देश सबसे खतरनाक फैसले लेता है। एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट दुश्मनों के लिए बिना बोले दी गई चेतावनी होता है। इतिहास और डरावना हो जाता है। देखिए, साउथ अफ्रीका पहले भी 1970s में न्यूक्लियर टेस्टिंग की कोशिश कर चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली CIA ने कलाहारी डेजर्ट में टेस्ट शाफ्ट को पकड़ लिया था, जहां वो उससे कुआं खोद रहे थे। US की धमकियों के बाद वो काम वहीं रुक गया। तो साउथ अफ्रीका ने सोचा, जमीन पर नहीं तो समंदर में जलते हैं। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक साया था, एक चड्डी बड्डी दोस्त, इजराइल की पॉलिसी साफ है, न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी। परमाणु बम उनके पास है, वो ना तो ये मानते हैं और ना ये नकारते हैं, लेकिन हथियार बनाए जाते हैं और उन्हें परखा भी जाता है। साउथ अफ्रीका के पास था येलो केक यानी यूरेनियम, और इजराइल के पास थी टेक्नोलॉजी। सब कुछ क्लासिफाइड था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। लेकिन इस बार चूज की गई टेस्ट लोकेशन थी एक खुला समंदर। तब तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाद में एविडेंस धीरे धीरे सामने निकल कर आई, जिनसे पता चला 1979 के 17 से 23 सितंबर तक साइमंस टाउन नेवल बेस आम लोगों के लिए बंद रहा। कारण किसी को नहीं पता। उन दिनों साउथ अफ्रीकन नेवी रेस्क्यू यूनिट हाई अलर्ट पर थी। फिर सन 2010 में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने निकल कर आए, जिसमें इजराइल साउथ अफ्रीका न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का जिक्र मिला, एक क्लासिफाइड समझौता, सेगमेंट एग्रीमेंट। और फिर आता है एक नाम जो इस कहानी को कब्र से बाहर खींच लाता है, डिएटर गरहार्ड। ये था साइमंस टाउन नेवल बेस का कमांडर, AKA एक सोवियत स्पाई। सन 1994 में जेल से बाहर निकलने के बाद उसने कहा, 22 सितंबर 1979 की वो फ्लैश कुछ और नहीं, ऑपरेशन फिनिक्स थी, इजरायली साउथ अफ्रीकन जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट। प्लान परफेक्ट था, पानी से भरे काले बादल छाए हुए थे, लेकिन फिर अचानक मौसम पलट गया और अंतरिक्ष में तैनात उस सैटेलाइट ने सब देख लिया। अमेरिका ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए रूइना पैनल बनाया, लेकिन उस पैनल को सच देखने ही नहीं दिया गया। अंडर वाटर एक्सप्लोजन रिकॉर्डिंग्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सब कुछ छिपा दिए गए। उस पैनल को दिखाया गया तो सिर्फ एक ग्राफ। फिर आती है एक फाइनल रिपोर्ट, कह लीजिए एक US मेड क्यूट स्टोरी, जिसमें लिखा गया, नहीं ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये तो बस ऐसे ही हो गया, मे बी माइक्रोमीटरॉइड से सैटेलाइट ग्लिच हुआ। 41 परफेक्ट डिटेक्शंस के बाद एकदम से हमारी सैटेलाइट ने ड्रामा कर दिया, केस बंद, डन, भागो यहां से। आज तक भी ये घटना ऑफिशियली
अनसॉल्व्ड है, लेकिन वो सवाल अब भी जिंदा है। अगर वो एक मीटियोर था तो रेडिएशन कहां से आई? अगर कोई सैटेलाइट में ग्लिच भी था तो एक साथ सभी सेंसर्स की फटके हाथ में कैसे आ गई? और अगर वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था तो आज तक सच दफन क्यों है? पता है क्यों? वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लल्ला, जियोपॉलिटिक्स में सच से ज्यादा कीमती होती है खामोशी। एक सीक्रेट की बात बताऊं? 22 सितंबर 1979 की उस रात इजराइल अनऑफिशियली और मे बी ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट बन गया, जिसकी गवाही खुद वेला सैटेलाइट्स के सेंसर्स ने दी। और हां, यह था दुनिया का और इतिहास का सबसे साइलेंटली एग्जीक्यूटेड न्यूक्लियर टेस्ट, जो चुपचाप हो गया, जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये राज आज भी दफन है। दफन करने वाले दोस्त ही होते हैं। देखिए, दुनिया का ओल्डेस्ट रूल आज भी वैलिड है, जो अमेरिका पर 100% अप्लाई होता है। वो रूल है, अपने दोस्तों की चुगली नहीं किया करते, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और ये बात जितनी फनी लगती है उतनी ही टेरिफाइंग भी। लेकिन उस रात समंदर ने चीख सुनी थी और आसमान ने सिर्फ रोशनी नहीं देखी, उसने एक पल के लिए एक नकली सूरज को धरती पर जन्म लेते हुए देखा। और वो सैटेलाइट्स यानी वेला सैटेलाइट्स आज भी वही है, चुप, एकदम चुप, अपनी नजरें गड़ाए हुए, अगले डबल फ्लैश का इंतजार करते हुए।